नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के शक्ति कार्यक्रम में। मैं हूं अनुरिता सक्सेना और आज हम बात करेंगे युवा कल्याण एवं विकास में महिलाओं की भूमिका। जैसे ही शक्ति का नाम आता है तो महिलाओं की बात होती है और महिला सशक्तिकरण की बात होती है। और सशक्त महिला वही है जो अपने निर्णय स्वयं ले सके, चाहे वो अपनी पढ़ाई के हों, चाहे कामकाज के हों या अपने परिवार के हों। तो इसी विषय पे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए हैं एक अत्यंत ही सशक्त महिला जो जयपुर से हिमाचल नौकरी के लिए आई हुई हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं और नेहरू युवा केंद्र की इंचार्ज हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मिस मनीषा शर्मा का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मनीषा, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। तो हम सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये नेहरू युवा केंद्र जो है वो क्या होते हैं और क्या कार्य करते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन मैम जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स हमारा मंत्रालय है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि ऑल ओवर इंडिया 623 डिस्ट्रिक्ट्स में वर्किंग है। इसके हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसेज हैं और इसका जो मेन काम है वो रूरल यूथ, जो हमारा ग्रामीण युवा है, उनको किस तरीके से हम उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उन लोगों को पता ही नहीं चलती हैं कि बहुत सी योजनाएं उनके उत्थान के लिए सरकार चला रही है, तो हम उन्हीं योजनाओं को उन तक पहुंचाने का एक जरिया बनते हैं और किस तरीके से उनके संपूर्ण चरित्र, उनका व्यक्तित्व, इसके विकास में हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब हर तरह का विकास जो है उसमें नेहरू युवा केंद्र कार्य करता है। जी तो नेहरू युवा केंद्र के बारे में तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इतनी कम उम्र में, क्योंकि बहुत ही छोटी लग रही हैं आप एक डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर के पद पे आसीन होने के लिए, तो आपका ये सफ़र कैसा रहा और राजस्थान से हिमाचल आप कैसे पहुँच गए? अगर मैं एक शब्दों में बताऊं तो ये एक जर्नी ब्यूटीफुल होने के साथ साथ, इंस्पायरिंग होने के साथ साथ चैलेंजिंग भी थी और डिफ़िकल्ट भी थी। काफ़ी कुछ मुझे खुद से भी सीखने को मिला। बहुत से चैलेंजेस हमने खुद ने देखे और खुद में भी चेंजेस महसूस किए कि हम बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, काफ़ी कुछ हम सीख रहे हैं। एज बिकॉज जब से मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरा यही था कि हमें कुछ अच्छा करना है। कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ काम करने को मिलेगा जिसमें हम कहते हैं ना कि अगर हम किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव ला पा रहे हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो वो खुद को एक बहुत खुशी देती है। फील्स बहुत अच्छा फील होता है कि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा काम किया है। आपने बिल्कुल सही कहा जी। तो उसी में जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, देन सडनली हमने इसका रिक्रूटमेंट देखा। आई प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे से मैंने मेहनत की। तो मनीषा जी, मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो आप डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर बनी, तो उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है? ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो बॉडी है मैम वो है IBPS, जिसके थ्रू ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और देन प्रॉपर आपका एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑल ओवर इंडिया है, तो आपकी पोस्टिंग्स भी उसी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो मनीषा, ये बताएं कि जब आप राजस्थान से आपकी पहली पोस्टिंग हिमाचल हुई तो आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? मैम वो लोग बहुत खुश थे। मतलब मुझे हमेशा से ही उनका ही सपोर्ट रहा है, क्योंकि हम ये तो बात करते ही हैं कि विदाउट फैमिली के सपोर्ट आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा से ही, इनफैक्ट पापा का ही ये था कि इनको कुछ करना है हमारे यहाँ, बिकॉज मैं बहुत ही कंजर्वेटिव, जो हमारा राजस्थान है वो आज भी लोगों की, मतलब जो स्पेशली फीमेल्स हैं उनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं, उनको एजुकेशन उतना अलाउ नहीं किया जाता है। ये सब प्रॉब्लम्स आज भी प्रेवलेंट हैं। इनफैक्ट हम इस सेंचुरी में ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका हमेशा से यही था कि इन्हें पढ़ लिख कर कुछ करना है, अच्छी एक पोस्ट अटेन करनी है। तो वो हमेशा से मेरे लिए एक इंस्पिरेशन थे। मतलब जिसको कहते हैं ना कि मैंने अपने मदर और फादर को उस एक हार्ड वर्क उन्हें करते हुए देखा है कि किस तरीके से वो किस स्टेज पे थे, वो कहाँ पहुँचे हैं, कैसे उन्होंने मेहनत की। जब मेरा भी इनफैक्ट जब प्रिपरेशन का टाइम था तो बहुत सा दौर, मतलब कुछ एक दौर ऐसा भी आता था कि अब हम बहुत डाउन फील कर रहे हैं, अब नहीं कर सकते, कैसे होगा, गिव अप करने का मन करता है। बट उस पॉइंट पर हमें बस उनका फेस दिखता है कि नहीं, कुछ है कि इनके लिए कुछ करना है। फिर वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई, देन मैंने कंटिन्यू किया। तो वो लोग बहुत खुश थे कि
अच्छी जगह जा रहे हो, कुछ अच्छा करना है, लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा, तो ऑब्वियसली घर वाले बहुत खुश थे मैम। तो आप तो अभी जैसे अकेली महिला ही हैं, जी अभी विवाह नहीं हुआ है आपका। जी जी। तो उसमें आपको लगा ऐसा कि आप हिमाचल आ गई तो आपको अकेले यहाँ पर इतने दूसरे प्रदेश में आके काम करने में क्या कभी कोई चैलेंजेस फील हुए? मैम चैलेंजेस होते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको ज़रूरत है कि किसी के साथ की, आपको फील होता है कि आप अकेले हैं, मेडिसिन भी लेके लेनी है तो उसके लिए भी आपको कोई चाहिए होते हैं, बट इट्स अप टू यू ना कि हाउ यू आर टैकलिंग दैट, मतलब आप किस तरीके से हर एक प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर डिटरमाइंड हैं, अगर आप अपने आप में हिम्मत रख रहे हैं, कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो आपने ये बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे यूथ को और ख़ास करके हमारी प्रदेश की युवताओं को दिया है, युवतियों को दिया है कि अगर हम लगन से कोई भी चीज़ सोचें तो हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग योर स्टोरी मनीषा। तो अब हम बात करते हैं आपके नेहरू युवा केंद्रों की। तो उसमें कैसे, आपने तो बताया है कि क्या कार्य वो लोग करते हैं, तो एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं मैम, जैसे कि जो मैंने बताया कि ग्रामीण युवा हमारा मुख्य जो फोकस होता है कि जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उनके चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी जो है उसके उत्थान के लिए जिस भी तरीके से हम योगदान दे सकते हैं उस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं। जैसे कि हम कुछ कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं जिसमें कि लीडरशिप के बारे में उन्हें सिखाया जाता है, लाइफ स्किल्स कैसी होनी चाहिए, प्लस स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं स्पेशली फॉर फीमेल्स। हम आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा होता है कि हमने बहुत बार देखा है, जैसे गाँव में जो युवतियां हैं, जो फीमेल्स हैं, वो बहुत कुछ करती हैं, काफ़ी उनमें टैलेंट है, हैंडीक्राफ्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो कहीं ना कहीं दबी की दबी रह जाती हैं, वो उसे एक बड़े स्केल पर नहीं लेके आ पाती हैं। तो जैसे हम लोग इसको कहते तो नेहरू युवा केंद्र हैं, तो इसमें युवतियां भी होती होंगी जरूर से। बिल्कुल मैम। तो अच्छा, दूसरा ये भी बताएं मनीषा कि अगर हम जैसे शिमला जिले की बात करें, चूंकि आप शिमला की डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं, तो शिमला में अप्रोक्सीमेटली कितने नेहरू युवा केंद्र होंगे? मैम नेहरू युवा केंद्र एक है हमारा, जो उसके क्लब्स हैं, हाँ जी, युवा क्लब होते हैं मैम, युवा मंडल, जिनके साथ में मिलकर हम काम करते हैं। तो मैम 250 है। मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, युवा जो हैं, वो हमारे साथ जुड़े, तब उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके की योजनाएं हैं जो सरकार उनके उत्थान के लिए चला रही है और वो उसका मैक्सिमम फ़ायदा ले पाएंगे। तो जैसे हम अगर बात कर रहे हैं महिलाओं की कि उनकी क्या भूमिका रहती, तो इस ये जो आपके केंद्र हैं, ये जो आपके क्लब्स हैं, इसमें कितनी महिलाएं होती हैं? जैसे अप्रोक्सीमेटली अगर 50 यूथ है तो उसमें कितनी महिलाएं होती हैं? मैम मिनिमम 25% जो है, हम चाहते हैं कि युवतियों की भागीदारी हो, पर जितना मैंने अपने जो सर्विस का टेन्योर रहा है, मेरा कार्यकाल, उसमें मैंने देखा है कि युवतियां यहाँ ज़्यादा जो है भाग ले रही हैं बजाय कि युवाओं के। ये हिमाचल है। हाँ जी, यहाँ युवतियाँ बहुत ज़्यादा भाग ले रही हैं। अगर हम कुछ कैंप भी लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। कल्चरल अगर एक्टिविटी कोई हो रही है तो उसमें भी वो ज़्यादा भाग ले रही हैं। तो मोर देन इक्वल हमें पार्टिसिपेशन, उनकी भागीदारी मिलती है हर प्रोग्राम में मैम। चलिए, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। मनीषा, अभी आप बात कर रही थी ट्रेनिंग कैंप्स की, एक दिवसीय ट्रेनिंग और कुछ लंबे ट्रेनिंग कैंप्स की, उसके बारे में कुछ आप बताएं, और स्पेशली खास करके जो हमारी महिलाओं के लिए है, और महिलाओं का युवाओं के उत्थान में क्या योगदान है, ये बताएं थोड़ा सा। मैम महिलाओं के लिए जो सरकार अभी चला रही है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स हम लोग करवाते हैं, जैसे कि अगर वो लोग कुछ इस तरीके का काम, जो भी काम वो सीखना चाहते हैं, हाँ, बुनाई के हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के होते हैं, कुछ जैसे अचार मुरब्बा बना रही हैं, या अपने लेवल पे जो भी वो कुछ कर रही हैं, उसको एक उन्हें सिखाने के लिए कि हम उन्हें कुछ ट्रेनिंग दे सके, कि जैसे अगर मान लीजिए सिलाई थोड़ी सी किसी को आती है, बट अगर उसे थोड़ा सा और सिखा दिया जाएगा तो वो उसे बेटर लेवल पे करके एटलीस्ट अपना रोजगार वो चला सकती है, जो कि मैं समझती हूँ कि आज का जो समय चला हुआ है उसमें सबसे ज़रूरी है। एक युवती को एक अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अपने खुद की आजीविका कमाना जो है उसको और सशक्त बनाता है।
तो मनीषा जी ये बताइए कि जो आप ट्रेनिंग की बात कर रही हैं, तो क्या आप लोगों के पास ट्रेनर्स होते हैं? किस तरह से ये, जैसे आप कह रही हैं ना कि सिलाई बुनाई जी की मैम, ट्रेनिंग्स जो ट्रेनर्स है। भी होते हैं मतलब, और जो हम जो डेवलपमेंट ट्रेनिंग कैंप वाले होते हैं, हम उनसे भी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि अगर 3 महीने है या 6 महीने है, जितना भी है उस टाइम के लिए वो उस जगह पर वहाँ पर सिखाएंगे। तो जो भी युवतियाँ उसमें इंटरेस्ट लेती हैं वो वहाँ आकर के सीख सकती हैं इस तरीके से। तो जैसे आप गांव में आपके ये जो हैं क्लब्स बने हुए हैं, तो इसमें किस तरह से आप किसकी सहायता से लोगों की भागीदारी को बढ़ाती हैं? सबसे मुख्य जो भागीदारी होती है मैम, वो पंचायत की होती है कि पंचायत लेवल पर कोऑर्डिनेशन, मतलब उनसे समन्वय किया जाता है कि उन्हीं के थ्रू, क्योंकि हम ज़्यादा मैसेज दे सकते हैं। फिर हम यूथ क्लब जो होते हैं, युवा मंडल होते हैं, उनसे हम कांटेक्ट रखने की कोशिश करते हैं कि उनसे हम लगातार कांटेक्ट में बने रहें, जिससे कि जो भी हमारे पास कुछ भी अगर स्कीम आ रही है या फिर कुछ भी आ रहा है वो हम उन्हें बता सकें। तो युवा मंडल के जो हैं इसमें कुछ क्या मॉनेटरी स्कीम्स भी होती हैं? कुछ ऐसा भी है कि आप उनकी कुछ मॉनेटरी तरीके से, रुपए पैसे से भी, अगर वो कोई प्रोग्राम करना चाहें या कोई कल्चरल प्रोग्राम करना चाहें, तो क्या उस तरह का भी कोई स्कीम्स होती हैं पर बहुत कम, क्योंकि ये सरकार का कार्यक्रम है, हम भी सरकारी उसमें काम कर रहे हैं। तो कुछ एक प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बहुत कम, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब अगर आपको उसका ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए कुछ चाहिए तो उतने एक्सपेंसेस का हमारे पास होता है। ज्यादा टैलेंट उभारने की बात है, सोशल मेन हमारा मुद्दा यही है कि हम समाज को किस तरीके से समाज के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो मनीषा ये बताएं, जैसे कि आप लोग जो ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या जैसे आपने कहा कि कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं आपके युवा मंडल बहुत करते हैं, तो इसमें हिमाचल में महिलाओं की भागीदारी तो आप कह ही रही हैं कि बहुत है। क्या उसमें कभी आपको अपने, जैसे आपने कहा कि आपको नौकरी करते हुए अब कितने साल हो गए? मैम 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे, 2020 में आपने ज्वाइन किया था। तो आपका क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि आपको बहुत बढ़ चढ़ कर उनको मोटिवेट करना पड़ा हो, या आपके साथ कुछ महिलाएं आ गई हों जिन्होंने फर्दर आगे महिलाओं को मोटिवेट किया हो? मैम ऐसा भी मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि जब आप खुद फील्ड में जाते हैं तो बीइंग अ यूथ ऑफिसर, जब वो मुझे देखते हैं तो आई एम दी बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर देम, कि उनको मैं ही सबसे बड़ी एक उदाहरण लगती हूँ कि इन्हीं के साथ इन्हीं के जैसा बनना है। बहुत से लोगों ने मुझे इस तरीके के भी कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। तो वो लोगों को मोटिवेट करना इतना मुश्किल नहीं होता है। हम जब आप, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम किसी को बोल रहे हैं कि आप ये काम कर लीजिए, वो उस काम को शायद नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम खुद उस काम को कर रहे हैं तो लोग फॉलो बहुत जल्दी करते हैं, अनुसरण करने में लोग विश्वास रखते हैं। तो अगर हम ही उनके सामने वो चीज़ें कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वो मोटिवेशन बन जाता है। तो कैंप्स में कितने तरह के, किस किस चीज़ के ऊपर कैंप है? आपने जैसे स्किल ट्रेनिंग तो बताया ही, स्किल ट्रेनिंग के अलावा मैम कैंप्स का हम स्पेसिफाई कोई भी टॉपिक रख सकते हैं, जैसे कि जो नेशनल या सोशल इम्पोर्टेंस के जो भी मुद्दे हैं, जैसे अब हिमाचल में हमने देखा ड्रग्स का बहुत वो है, तो उसके भी मुद्दे होते हैं। उसके अलावा जैसे ये लीडरशिप के बारे में भी हम बता सकते हैं, लाइफ स्किल कैसे वो अटेन कर सकते हैं, प्लस जो भी नॉर्मल मुद्दे हैं कैसे वो अपने हेल्थ भी ले सकते हैं हम इसमें, कि हेल्थ को वो अपनी कैसे, एक जो नॉर्मल डाइट है, अच्छी डाइट है, वो लेनी चाहिए। इस तरीके से जो भी मुद्दा हम, जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग में बुलाते हैं कि वो आकर के जो हमारा यूथ है उनको एक मैसेज दे और उसके बारे में वो उन्हें बताएं। तो मनीषा जी ये बताइए, जैसे आपके युवा मंडल जो हैं उसमें क्या रोज़ में भी कोई कार्यक्रम होता है किस तरह से, या महिलाएं जो हैं गांव की या युवतियां जो हैं गांव की, वो रोज़ मंडल में आके कुछ ऐसा, कुछ रेगुलर एक्टिविटीज़ भी हैं या पीरियोडिकल एक्टिविटीज़? मैम बेसिकली जो युवा क्लब में हम जब बात करते हैं अगर इसकी डिटेल में, तो जो एक्टिव यूथ क्लब होते हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसका यही होता है कि उन्हें हर अपने जो एक मंथ में उनकी बैठक करवानी होती है, जिसमें उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी वो की है और अपना एक प्लान भी बनाना होता है नेक्स्ट मंथ के लिए कि इस मंथ में वो ये एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। वो सब उनकी प्री शेड्यूल्ड होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ ही करें, बट वीक में उनकी एक बार एक्टिविटी होनी चाहिए, जिसमें कुछ इस भी तरीके से हो सकता है कि सभी गांव वाले मिलकर के अपना एक नॉर्मल ही बातचीत किए हैं कि किस तरीके से जो है गांव में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जा सकता है। इस तरीके से चलता है वो। तो मतलब जैसे जैसे नीड बेस पे जो आप लोग प्लानिंग करते हैं तो उस तरह से। तो आप तो पूरे जिले को देखती हैं, तो इतने सारे, आपने कहा कि करीब 250 युवा मंडल जो हैं वो आपके अंडर हैं,
तो आप कैसे फिर चयन करती हैं कि किस मंडल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे निरीक्षण किया जाए, उसका कैसे उसको सपोर्ट किया जाए, किस तरह से लोग आपको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं सपोर्ट के लिए? हमारे बीच में एक कड़ी होती है जी। जिसको कहते हैं नेशनल यूथ वॉलंटियर्स, अच्छा। जो कि बेसिकली वो समाज सेवा के लिए ही हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो वो हमारे और यूथ क्लब्स के बीच में, युवा मंडलों के बीच में कड़ी का काम करते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ होगी हम उन्हें बताएंगे और वो उसे फर्दर युवा क्लब में आगे मतलब अपना जो मैसेज है वो उनको दे देंगे। इस तरीके से ये कड़ी चलती है। तो ये जो आपकी कड़ियाँ हैं इसमें महिलाएं कितनी हैं? मैम मेरे पास अभी के तारीख में शायद 9 फीमेल्स हैं आई थिंक। हाँ, और अच्छे से काम करती हैं। हाँ जी मैम। हाँ, तो आपसे आप अच्छा, और ये जो आपकी कड़ियाँ जो आपने कहा ये आपसे कितना टच में रहती हैं और किस तरह से युवाओं को प्रेरित करती हैं कार्य करने के लिए? मैम इनसे हमें डेली टच में रहना होता है। अगर मैं भी खुद पर्सनली नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे को पूरा डिस्ट्रिक्ट अगर देखना है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि ऑल्टरनेट डे पर मैं उन सभी लोगों से फ़ोन पर या जैसे भी पॉसिबल हो सकता है, आजकल तो वर्चुअल भी ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। व्हाट्सएप तो बहुत अच्छा ग्रुप है आजकल। जी, आजकल ये जूम और ये सब मैम ऐसे चले हुए हैं कि मीटिंग्स तो उसी पे हो जाती हैं। तो वो हम ये कोशिश करते हैं कि उनके साथ हम डेली उस अकॉर्डिंग बातचीत करें। फिर हम हर महीने में एक उनकी बैठक रखते हैं जिसमें हम सभी जो हमारे यूथ वॉलंटियर्स होते हैं उनको ऑफिस में बुलाते हैं, किस तरीके के उन्होंने पिछले प्रोग्राम्स किए, उसमें क्या उनका सक्सेस रेट रहा, पार्टिसिपेशन लोगों की कितनी थी। हम यही उस पर जोर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी हो। फिर इस तरीके से उनकी मासिक बैठक होती है और उनको आगे आने वाले मंथ में जो प्रोग्राम्स हमें करवाने हैं वो हम उन्हें गाइडलाइंस देते हैं और वो फिर युवा मंडलों के माध्यम से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मनीषा जी, आपने अभी तो बात की ट्रेनिंग कैंप्स की और ट्रेनिंग, 1 डे ट्रेनिंग और ट्रेनिंग कैंप्स की, लेकिन युवा मंडल जो है वो स्पोर्ट्स रिलेटेड कार्यक्रम भी काफ़ी कराते हैं। उसके विषय में बताएं और ख़ास करके ये बताएं कि हमारी महिलाओं के लिए और महिलाओं की भागीदारी जो है वो अपने शरीर को और ज़्यादा स्वस्थ रखने के लिए स्पोर्ट्स में कैसी होती है? मैम स्पोर्ट्स तो सबसे ज़रूरी है। मतलब जो युवा हैं वो आजकल इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा इसी में लेते हैं कि वो चाहते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा हों। तो उसके लिए भी हम एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जैसे जो हमारे ब्लॉक स्तर होता है, मतलब खंड स्तर पे एक जो हम है स्पोर्ट्स मीट करवाएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसी तरीके का प्रोग्राम होता है। बाकी हम ये अपना जो है मैसेज देते हैं फिट इंडिया के थ्रू भी, जैसे हम लोगों को योगा, मेडिटेशन करना, ये एक मैसेज देते हैं कि वो अपनी लाइफ में मतलब जो योगा है ये सब चीज़ें हैं इसको किस तरीके से एक दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं जिससे कि वो एक स्वस्थ जीवन जी सके। ये और आज के टाइम पर फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे, हमें अब फैमिली भी देखनी है, अपना जॉब भी है, अदर भी हमें कामकाज सारी चीज़ें देखनी है। तो अगर आप खुद स्वस्थ नहीं है तो आप किसी और को तो देख ही नहीं सकते ना। तो क्या युवा मंडल में स्पोर्ट्स रिलेटेड, जैसा आपने अभी कहा कि योगा और प्राणायाम वगैरह जो है वो नियमित रूप से, क्या इस तरह का कोई सुविधा भी है कि नियमित रूप से कोई करता हो या सिर्फ आप उसकी जानकारी देते हैं? मैम हम सिर्फ जानकारी देते हैं, इस तरीके की सुविधा अभी के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं है। कोई ना कोई तो युवा मंडल होगा जो शायद इस तरह की एक्टिविटीज में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हो। मैम ऐसा, जैसे युवा मंडल अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अपने मतलब जैसे अगर गाँव में कोई भी है जो कि इस फील्ड से नॉलेज रखता है, एक्टिव है, तो वो उन्हें बुला सकते हैं और वो इस तरीके से कर सकते हैं। अब काफ़ी जगह हमने ये भी देखा है कि जैसे लोग वॉलंटरली अपना जो एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि उन्हें 5 बजे 6 बजे जब भी मिलना है वो लोग मिलते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, योगा करते हैं। तो वो सिर्फ अपनी उससे करते हैं, साथ में लोगों को इकट्ठा करके लोगों के साथ। जी जी। तो स्पोर्ट्स में और कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं महिलाओं के लिए और कौन से स्पोर्ट्स हैं? मैम स्पोर्ट्स में हम सारे स्पोर्ट्स काउंट कर सकते हैं। खो खो है, कबड्डी है, अच्छा। जो हमारे लोकल अपने स्पोर्ट्स हैं उनका भी हम मतलब प्रमोशन करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनमें इंटरेस्ट ले। रस्साकशी है, इस तरीके के तो बहुत से खेल शायद आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होंगे। रस्साकशी में तो बहुत मज़ा आता है, मैंने बचपन में काफ़ी खेला है, कॉलेज डेज में भी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। सो अवेयरनेस कैंप्स भी आप लोग लगाते हैं, तो जैसे ट्रेनिंग कैंप्स तो अलग हो गए, अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और क्या महिलाओं से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें स्पेशली अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं? अवेयरनेस कैंप्स मैम काफ़ी तरीके के हो सकते हैं क्योंकि आजकल समाज में इतने मुद्दे प्रचलित हैं जिनके बारे में अगर युवाओं को अवेयर किया जाए तो वो शायद कम ही पड़ेंगे। मतलब मैं महसूस करती हूँ कि साल के 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे काम करने के लिए, इतने मुद्दे प्रचलित हैं।
हैं। अगर हम स्पेशली महिलाओं की बात करते हैं तो आज भी ग्रामीण स्तर पे लोगों को जैसे मेंस्ट्रुएशन है इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता है, तो हम उसके भी जैसे आजकल कोविड है सिचुएशन, तो नहीं मतलब गैदरिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो वेबिनार्स के थ्रू उन्हें नॉलेज देते हैं कि किस तरीके से वो अपना जो हाइजीन है, सैनिटेशन है, इसको ध्यान में रख सकती हैं और किस तरीके से वो एक हेल्दी लाइफ को लीड कर सकती हैं। तो मनीषा ये बताएं कि जैसे आपने अवेयरनेस कैंप्स की बात करी और महिलाओं से रिलेटेड मुद्दों की बात करी, तो हिमाचल में जैसे आप इतना ज़्यादा जुड़ी हुई हैं ग्रामीण स्तर पे, हिमाचल में ऐसे कौन से आपको मुद्दे लगे जिन पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है, युवाओं से जुड़े हुए भी और हमारी युवतियों और महिलाओं से जुड़े हुए भी? मैम एजुकेशन जो मैं सबसे ज़्यादा फील करती हूँ कि मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट को कभी ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये हमारा बेटा है तो इसको नहीं पढ़ाना है, बेटी है इसको पढ़ाना है, मतलब इस तरीके का कभी कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी जो मेन मैंने अपने, क्योंकि मुझे भी यहाँ आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बट जितना मैंने महसूस किया है तो ड्रग्स की जो एक समस्या है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रचलित है, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कर सकें कि क्योंकि उसमें अगर आप एक्टिव हो जाते हैं उसके बाद में आप अपने बॉडी पर आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, आप अपना जो करियर है उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। जैसे ड्रग्स की आपने बात कही और बिल्कुल सही कहा कि हिमाचल में ये एक काफ़ी बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है और सिर्फ युवकों में ही नहीं युवतियों में भी देखा जाने लग गया है। तो इसके लिए आप और आपकी जो लोकल महिलाएं हैं क्या कुछ स्पेशल मुहिम या कुछ स्पेशल अवेयरनेस कैंप या प्रोग्राम करती हैं? तो उसमें कहते क्या हैं? आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू हमारे भी युवक को कहें जो आप वहाँ पर अपने प्रोग्राम्स में कहती हैं। मैम इस तरीके का हम मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, हम उन्हें बुलाने की कोशिश करते हैं उसमें, और उसमें ये बताया जाता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। अगर आप इस चीज़ के डेली कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं या फिर अगर आप इसकी, जिसको कहते हैं ना हमें एक लत लग जाती है, अगर आप उस तरीके से कर रहे हैं तो उसमें ये मैसेज दिया जाता है कि किस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो आपकी बॉडी शो करती है। अगर आपको इस तरीके से हो रहा है उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। वो पेरेंट्स को भी एक मैसेज दिया जाता है कि आप बच्चों को किस तरीके से उन पर एक चेक रख सकते हैं कि कहीं आपके बच्चा भी इसके किसी गतिविधि के संपर्क में तो नहीं है। इस तरीके के उनको मैसेज दिए जाते हैं। और मनीषा आपके यहाँ सैनिटेशन ड्राइव्स भी होती हैं? मैंने सुना है कि युवा मंडल जो हैं वो काफ़ी सफाई की तरफ उनका रुझान जो है वो काफ़ी है, तो उसके बारे में भी कुछ बताएं। और महिलाओं का योगदान उसमें क्या है? मैम महिलाओं का ही योगदान है, क्योंकि सबसे पहले हम अपने घर को साफ रखते हैं, सबसे मुख्य योगदान तो वहीं से आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वही सबसे पहले तो साफ होना ज़रूरी है। लेकिन ये है कि जैसे क्लीनलीनेस ड्राइव्स जो हैं वो चली रहती हैं, हालांकि स्वच्छता अभियान हर जगह पर अभी चले हुए हैं। अभी भी हमारा 1 से जैसे 31 अक्टूबर तक ये स्वच्छता अभियान चला हुआ है, जिसमें हम यही चाहते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसका कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है। अल्टीमेटली ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो किस तरीके से इसको कलेक्शन किया जाए, कैसे इसका जो है वो किया जाए, डंपिंग इसको कहाँ पर करनी है। और युवतियाँ भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले रही हैं। जैसे कि जो हम इसमें बात करते हैं, अगर हम सैनिटेशन की बात कर रहे हैं तो ब्यूटिफिकेशन भी आता है, तो उसके लिए भी वो जैसे घास वगैरह हटाना है, प्लस और लगाना है, इस तरीके के ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने, कुछ उनके जैसे ये जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, बावड़ी वगैरह हैं, इनको भी करना है। तो मनीषा फिर आपने बहुत ही अच्छी हमें जानकारी दी है आज इस कार्यक्रम के थ्रू, और ये भी बताया कि कितनी हमारी युवतियाँ जो हैं और महिलाएं जो हैं वो कितना बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं अपने बढ़ोतरी के लिए भी और समाज की बढ़ोतरी। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई एक संदेश ज़रूर दें, क्योंकि आप हमारे युवा वर्ग से बहुत जुड़ी हुई हैं। मैम मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए डिटर्मिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको दृढ़ संकल्प एक रखना होगा कि अगर कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, पर मुझे ये काम करना है तो करना है। फिर मेहनत और लगन आपकी साथ में चलेंगी, तभी जाकर आप अपने लक्ष्य को, जो भी आपने निर्धारित किया है, आप उसको पा सकते हैं। बिल्कुल, तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले जीवन के लिए देते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जी धन्यवाद मैम।